कहानी की शुरुआत एक भविष्यवादी जेल में होती जहां एक शो माफिया चल रहा होता है। अ, शो के शुरू होते ही गेम मास्टर दर्शकों और खिलाड़ियों को नियम समझाता है। इस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं, 9 आम नागरिक और 2 माफिया गैंगस्टर्स। मगर किसी को नहीं पता कि कौन सिविलियन है और कौन माफिया। सिविलियंस का मकसद है माफिया को पहचान कर उन्हें खत्म करना, जबकि माफिया को सिविलियंस होने का नाटक करके आखिर तक जिंदा रहना है। हर दिन सभी खिलाड़ी वोट करेंगे कि किसे खेल से बाहर निकालना है, लेकिन निकाले गए खिलाड़ी को सिर्फ गेम से नहीं बल्कि असली जिंदगी से भी खत्म कर दिया जाएगा, वो भी उस तरीके से जिसे उसे सबसे ज्यादा डर लगता हो। हर रात गेम मास्टर के ड्रोन उस खिलाड़ी भयानक मौत सुनिश्चित करेंगे। जो खिलाड़ी इस खेल में आखिर तक जिंदा बचेगा उसे $1 बिलियन का इनाम मिलेगा। लेकिन अगर आखिरी राउंड में सिर्फ एक सिविलियन और एक माफिया बचता है तो माफिया अपने आप जीत जाएगा। खिलाड़ियों का परिचय। अब सीन बदलकर एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस कमरे में चला जाता है जहां सभी खिलाड़ी थोड़ी ही देर में ड्रोन ड्रोन आते हैं और सभी खिलाड़ियों की कलाई पर एक टैटू बना देते हैं जो गुप्त रूप से यह बताता है कि वे सिविलियन हैं या माफिया। पहला खिलाड़ी लूकअप से पहले परिचय होता है। वह 35 साल का एक अरबपति है, लेकिन उन्नत दवाइयों और केमिकल्स की वजह से वह अपनी उम्र से बहुत छोटा दिखता है। लूका एक जुआरी है जिसने सट्टेबाजी और दांव लगाकर अरबों कमाए हैं। उसके पोते पोतियां बेसब्री से उसकी मौत का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें उसकी संपत्ति मिल सके। लेकिन वे ये नहीं जानते कि लूका ने अपनी वसीयत में लिख दिया है कि अगर वह इस खेल में मारा गया तो उसके वारिसों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। दूसरा खिलाड़ी इलाय। इलाय 8 साल का एक इंजीनियर है जिसे टर्मिनल कैंसर है। डॉक्टरों के अनुसार उसके पास सिर्फ 3 महीने की जिंदगी बची है। इसलिए इलाय इस खेल में आया है ताकि मरने से पहले अपने परिवार के लिए करोड़ों कमा सके। उसकी पत्नी ने उसे इस खतरनाक खेल में जाने से बहुत रोका, लेकिन उसने किसी नहीं सुनी। तीसरा और चौथा खिलाड़ी बुचर और इवान असल में कैदी हैं। सरकार का इस गेम शो के साथ एक विशेष समझौता है जिसके तहत देश की किसी भी जेल का कोई भी कैदी इस गेम में भाग ले सकता है। अगर वह जीत जाता है तो उस पैसों की बजाय आज़ादी मिलेगी और इनाम की रकम सरकार के खाते में जाएगी। थोड़ी देर बाद गेम मास्टर सभी खिलाड़ियों का परिचय देना बंद कर देता है और उनसे अपनी पहचान बताने के लिए कहता है, लेकिन सभी खिलाड़ी कसम खाकर कहते हैं कि वे सिविलियन हैं। पहला वोटिंग राउंड। सभी खिलाड़ियों को 10 मिनट का समय दिया जाता है पहले एलिमिनेशन के लिए। बाहर दर्शक, खिलाड़ियों के दोस्त और परिवार वाले टीवी पर यह शो देख रहे होते हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। एक खिलाड़ी कॉन्स्टेंटाइना वोट नहीं करती, लेकिन 7 साल की बैले डांसर मैरी क्लेन का नाम देती है और पीटर उसका समर्थन करता है। बुचर को अचानक एहसास होता है कि उसने मैरी और पीटर को पहले टीवी पर देखा है। मैरी की कहानी पता चलता है कि मैरी एक प्रसिद्ध बैले डांसर थी, लेकिन एक भयानक एक्सीडेंट के कारण उसकी टांगें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। डॉक्टरों ने कहा कि वह अब कभी डांस नहीं कर पाएगी। उस दिन से तेज बारिश और बिजली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। हालांकि उन्नत तकनीक से भी नकलांगों के सहारे फिर से डांस सकती है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। इसलिए मैरी ने इस गेम में हिस्सा लिया ताकि वह इनाम जीत कर फिर से डांस कर सके। पीटर की सच्चाई। मैरी का सबसे बड़ा फैन है। वह सालों से उसकी दीवानगी में पागल है और उसकी मदद करने के लिए उसने अपनी कई कीमती चीजें बेच दी। उसका असली मकसद इस खेल में मैरी की रक्षा करना। लेकिन मैरी यह सब सुनकर रोने लगती है, खुशी से बल्कि डर से। असल में पीटर कई सालों से उसका पीछा कर रहा था और वह उससे बहुत डरती थी। मैरी का एलिमिनेशन बाकी खिलाड़ियों को समझ आ जाता है कि अगर पीटर मैरी की सुरक्षा के लिए यहाँ है तो ये जोड़ी सभी को एलिमिनेट कर देगी। इसीलिए वे सभी पहले मैरी को ही बाहर करने का फैसला कर लेते हैं। आखिरी क्षण में पीटर चिल्ला कर कहता है कि वह माफिया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मैरी की कुर्सी
लॉक हो जाती है और उसे धीरे धीरे छत में बने एक विशाल काले गोले की ओर ले जाया जाने लगता है। पीटर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपनी कुर्सी से बंधा होता है। गेम मास्टर बताता है कि मैरी सिविल माफिया द डेडली की मैरी की मौत। जैसे ही मैरी हवा में गिर रही थी, अचानक एक बिजली का तेज झटका सीधे उसके शरीर पर आ गिरा। कुछ ही क्षणों में वह जलकर राख में बदल गई और काला गोला उसके अवशेषों को समा गया। उसी के साथ खेल की पहली रात समाप्त हो गई। गेम मास्टर की आवाज गूंज उठी। पहली रात खत्म हो चुकी है। बाकी बचे खिलाड़ियों के ऊपर ड्रोन मंडराने लगे, अगले शिकार की तलाश में। पूरा माहौल तनाव से भर चुका था। दूसरा वोट बुचर का गुस्सा। कुछ पल की शांति के बाद खिलाड़ियों ने फिर से वोट डाला। इस बार सबने बुचर को चुना। बुचर आग बबूला हो उठा। वह जोर जोर से सबको गालियां देने लगा, लेकिन उसका गुस्सा बेकार था। उसकी कुर्सी अपने आप लॉक हो गई और ड्रोन उसे उठाकर काले गोले में ले गए। गोले में जाने से पहले शो ने बुचर का साइकोलॉजिकल टेस्ट दिखाया, जो गेम से पहले रिकॉर्ड किया गया था। साइकोलॉजिस्ट ने उससे कई सवाल पूछे, लेकिन बुचर ने ज्यादातर का जवाब नहीं दिया। जब उससे उसके डर के बारे में पूछा गया तो वह हंस पड़ा और कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने स्वीकार किया, मैं बेवकूफों की टोली में एक बेवकूफ की तरह नहीं मरना चाहता। बुचर की मौत काले गोले में प्रवेश करते ही बुचर एक भयानक मौत के कुएं में जा गिरा। कुछ ही देर में वहां दो हट्टे कट्टे पहलवान आ गए। शो को देख रहे दर्शकों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मारो मारो। अचानक पहलवानों ने बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया। वे बुचर को इधर उधर पटक रहे थे। बुचर उनके सामने टिक नहीं पा रहा था, पर अचानक उसने जमीन से मिट्टी उठाकर एक पहलवान की आंखों में झोंक दी और फिर पास पड़ी एक बोतल उठाकर उसके सिर पर दे मारी। पहलवान खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन तभी दूसरे पहलवान ने बुचर को जमीन पर पटक दिया। बुचर ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जमीन से लकड़ी पत्थर जो भी मिला उठाकर हमला किया। उसने दूसरे पहलवान की हड्डियां तोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पर अचानक कुछ अजीब हुआ। दोनों पहलवान बार बार जिंदा हो रहे थे। बुचर ने उन्हें कई बार मारा, लेकिन वे फिर से जीवित हो जाते। वास्तविक जेल में बैठे उसके साथी कैदी ये सब देखकर तालियां बजाने लगे। बुचर को लगा कि अब वह सच में जीत गया है, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम पीछे रखा, उसका पैर फिसल गया और जमीन पर पड़ा लोहे का सरिया सीधा उसके सिर में घुस गया। कुछ ही सेकंड में उसकी लाश काले गोले में समा गई। पीटर का गुस्सा। गेम चैम्बर में वापस पीटर अब भी मैरी की मौत पर बुचर के साथ यही होना चाहिए था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन शोक मनाने का कोई समय नहीं था। गेम मास्टर ने अगले वोट की घोषणा कर दी। अब खिलाड़ियों के पास सिर्फ मिनट थे। तीसरा वोट, कॉन्स्टेंटिन का खुलासा। अचानक कॉन्स्टेंटिन खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से कहा, मुझे पता है कि माफिया कौन है। सभी खिलाड़ियों ने हैरानी से उसकी ओर देखा। फिर हमें पता चलता है कि कॉन्स्टेंटिन बचपन से भविष्य देख सकता था। बचपन में ही उसे पहले से पता होता था कि वह किस टेस्ट में फेल होगा, कौन सी लड़की उसे धोखा देगी, किस वक्त क्या होगा। इसी कारण लोग उसे ब्लैक मैसेंजर कहने लगे। बड़ा होकर उसने युद्ध के दौरान सरकारों को सलाह दी ताकि वे लड़ाई जीत सकें, लेकिन उसका सबसे बड़ा बुढ़ापे में मरना नहीं चाहता था। अब गेम में उसने सीधे पीटर की ओर देखा और कहा, पीटर माफिया है। पीटर चौंक गया। उसने पूछा, अगर तुम्हें भविष्य दिखता है तो तुमने मैरी को मरने क्यों दिया? तुम जानते थे कि वह एक सिविलियन थी। कॉन्स्टेंटिन मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैं सारा पैसा खुद रखना चाहता हूं। मुझे किसी सिविलियन के साथ पैसा नहीं बांटना। अब पीटर को पूरा यकीन हो गया कि कॉन्स्टेंटिन ही असली माफिया है। पीटर ने कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट दिया। इलाई और लॉरा ने भी उसका साथ दिया, लेकिन बाकी सभी ने पीटर को वोट दिया। पीटर की मौत। सच्चाई सामने आई। पीटर एक सिविलियन था। इसका मतलब कॉन्स्टेंटिन ने झूठ बोला था। फिर हमें पीटर की मनोवैज्ञानिक जांच का एक दृश्य दिखाया गया। उसने कहा था, मुझे केवल मैरी को खोने से डर लगता है। पर जब साइकोलॉजिस्ट ने उसे सोचने पर मजबूर किया तो उसे बचपन की एक घटना याद आई।
वह पानी से बहुत डरता था। अब उसकी कुर्सी काले गोले में समा गई और वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करने वाला था। पीटर की मौत। डूबने का भय। पीटर ने खुद को समुद्र के बीच एक छोटी नाव में पाया। जल्द ही उसकी नाव में छेद हो गया और पानी भरने लगा। उसका हाथ कट गया और खून पानी में घुल गया। खून की गंध पाकर शार्क्स वहां डर के मारे पीटर ने एक शार्क पर हमला कर दिया और उसे मार। बाकी शार्क्स मरी हुई शार्क को खाने लगी। पीटर ने इस मौके का फायदा उठाया और समुद्र में कूदकर आइलैंड की ओर तैरने लगा। लेकिन जैसे ही वह आइलैंड के पास पहुंचा, आइलैंड अचानक गायब हो गया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। शार्क्स उस पर टूट पड़ी। मरते समय पीटर को मैरी की आत्मा दिखाई दी, मुस्कुराते हुए अपनी आखिरी सांस ली। वॉल्टर बनाम इवान। अब खिलाड़ियों को फिर से वोट डालने का मौका मिला। इस बार उनके पास सिर्फ 6 मिनट थे। अब हमारा ध्यान गया वॉल्टर पर, एक 45 वर्षीय मिलिट्री अफिसर पर। उसकी गलती से कई जवान मारे गए थे। अब उसने इवान पर बच्चों के हत्यारे होने का आरोप लगाया। द डेडली गेम एपिसोड इवान की कहानी। एक भयानक हादसा। इवान और उसका दोस्त एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गए। इवान किसी तरह बच गया और उसका दोस्त जो गाड़ी चला रहा था भी किसी तरह जान बचाने में सफल रहा। लेकिन असल में उनकी जान एक सड़क पर मौजूद महिला ने बचाई थी। बाद में जब केस चला तो गाड़ी चला रहे लड़के के माता पिता ने अपने को बचाने के लिए इवान पर झूठा इल्जाम लगाया कि वही गाड़ी चला रहा था। इस झूठे आरोप के कारण इवान को जेल भेज दिया गया। तब से इवान का सबसे बड़ा डर ही था कहीं वह जेल में ही मर न जाए। खिलाड़ियों के बीच खड़ा होकर इवान चिल्लाया, मुझे फंसाया गया है, मैं निर्दोष हूं। फिर उसने लॉरा की ओर देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन कहां? लॉरा ने इनकार कर दिया कि वह उसे जानती है। वाल्टर बनाम लॉरा, तीखी बहस। अचानक लॉरा ने वाल्टर पर माफिया होने का आरोप लगाया, लेकिन वाल्टर पीछे नहीं हटा और लॉरा पर ही आरोप मढ़ दिया। जल्द ही दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। जब वोटिंग का समय आया, वाल्टर ने लॉरा के खिलाफ वोट दिया। लॉरा ने वाल्टर के खिलाफ वोट दिया। फिर लुका। इवान और इलाई ने भी वाल्टर के खिलाफ वोट दिया। गुस्से में वाल्टर चिल्लाने लगा, लेकिन जब कॉन्स्टेंटिन ने भी वाल्टर को वोट दिया तो सब खत्म हो गया। वाल्टर को खेल से बाहर कर दिया गया और तब सच सामने आया, वाल्टर एक सिविलियन था। इसका मतलब था कि दोनों माफिया मेंबर अब भी गेम में थे। वाल्टर का बुरा सपना, अपनी सबसे बड़ी गलती को दोबारा जीना। जैसे ही वाल्टर की कुर्सी काले गोले में समाई, वह खुद को युद्ध के मैदान में पाया जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने अपने सैनिकों को दुश्मनों के हमले की चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जल्द ही दुश्मनों ने उसकी पूरी टीम को घेर लिया और एक एक कर उसके सैनिकों को बेरहमी से मारने लगे। फिर युद्ध के मैदान की दीवारें गायब हो गई और सामने से अनगिनत दुश्मन उन पर हमला करने दौड़ पड़े। वाल्टर बेतहाशा गोलियां चलाने लगा, लेकिन वह जानता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके सभी साथी मर चुके थे और फिर एक साथ कई गोलियां उसके शरीर को चीर गई उठा था। लॉरा का अतीत, नशे की लत का शाप। गेम में एक और रात बीत गई और इस बार जिसका नंबर आया वह थी लॉरा। जैसे ही उसे काले गोले की ओर ले जाया गया, उसकी दुखद कहानी सामने आई। लॉरा के पास एक सुंदर घर, एक अच्छी नौकरी और एक खुशहाल परिवार था, लेकिन फिर वह नशे की गिरफ्त में आ गई और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसने अपने पति की कोई मदद स्वीकार नहीं की। फिर उसके बेटे की मौत हो गई। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और वह पूरी तरह अकेली रह गई। अब उसे सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता था? पूरे 8 साल तक उसने अपने घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन एक रात जब वह सड़क किनारे खड़ी थी तो उसके सामने एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और फिर सच सामने आया, वही महिला जिसने इवान की जान बचाई थी वह लॉरा थी। हालांकि गाड़ी चला रहे लड़के के माता पिता ने उसे कोर्ट में झूठी गवाही देने पर मजबूर कर दिया, जिससे इवान को जेल हो गई। ये सुनकर इवान सन्न रह गया, लेकिन फिर भी उसने लॉरा को माफ कर दिया, क्योंकि अब सच सबके सामने आ चुका। लॉरा का बुरा सपना, मौत की गहराई में गिरना।
जैसे ही लॉरा की कुर्सी काले गोले में समाई, वह खुद को एक प्लेन में पाया जो एक काले तूफान की ओर बढ़ रहा था। अचानक तूफान प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे उसके इंजन और शरीर के टुटे टुटे हो गए। छत गिरने लगी। एक एयर होस्टेस उसकी सीट बेल्ट ठीक करने आई, लेकिन अचानक अंधेरे ने उसे भी निगल लिया। धीरे धीरे प्लेन के सभी हिस्से टूटकर गिरने लगे और आखिरकार लॉरा भी अंधेरे में गिर गई। वह मर चुकी थी। अगली वोटिंग जबरदस्त उथल पुथल। खिलाड़ियों को सिर्फ 4 मिनट मिले अगले व्यक्ति को चुनने के लिए। कॉन्स्टेंटिन ने तुरंत इवान का नाम लिया। इससे वहां बहस शुरू हो गई। इसी दौरान इलाई को एहसास हुआ कि किरण और केट शायद एक दूसरे को पहले से जानते थे। किरण ने कॉन्स्टेंटिन पर माफिया होने का आरोप लगाया, लेकिन इवान ने इलाई का नाम लिया, जिससे स्थिति और उलझ गई। अब खिलाड़ी 2 गुटों में बंट गए। कॉन्स्टेंटिन, इलाई और लुका ने इवान के खिलाफ वोट दिया। केट और किरण ने कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ वोट दिया। रूल के मुताबिक चुने गए खिलाड़ी को अधिकांश वोट मिलने चाहिए थे, इसलिए फिर से वोटिंग कराई गई। इस बार लुका ने अपना वोट बदलकर कॉन्स्टेंटिन के खिलाफ कर दिया, और फिर कॉन्स्टेंटिन ने खुद को ही वोट देकर सबको चौंका दिया। ये पहली बार था। यह थी सबसे खूबसूरत मौत। आखिरकार एक और शाम ढली और अब चुनाव का समय। उन्होंने इवान को चुना, लेकिन फिर यह पता चला कि वह सिर्फ एक सिविलियन था। उसे जाते देख केट की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इवान ने कहा कि उसे मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा कि वह उनसे बहुत प्यार करता है और एक अच्छा बेटा न बन पाने के लिए माफी मांगी। अंत में जब वह काले गोले में पहुंचा तो उसने देखा कि वह एक जेल में था, जहां गार्ड उसे फांसी देने के लिए ले जा रहे थे। उस पल इवान ने अपने मन में कल्पना की कि वह अपनी माँ के साथ एक समुद्र तट पर है, लेकिन तभी अचानक गार्ड्स ने गोलियों की बौछार कर उसे मार डाला। अब खेल में सिर्फ 4 लोग बचे थे, जिनमें से एक माफिया था। इस बार उनके पास वोट करने के लिए केवल 2 मिनट थे और जल्द ही उनके बीच बहस छिड़ गई। इला ने बताया कि किरण और केट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। इसके बाद हमें किरण की कहानी दिखाई गई। किरण एक युवा लड़का था जो अपने दोस्त की चुनौती पर इस खेल में शामिल हुआ था। खेल शुरू होने से एक दिन पहले उसकी मुलाकात केट से हुई, और न जाने क्यों केट को उससे मिलकर इतनी खुशी हुई कि उसने अपनी जिंदगी के सारे राज किरण को बता दिए। उसने कहा कि उसे ऊंचाई, रेगिस्तान और सपनों से बेहद डर लगता है। उसने ये भी बताया कि वह एक अनाथालय में बड़ी हुई थी, जिससे उसे हमेशा लगता था कि इस दुनिया में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वे इस खेल में दोबारा मिलेंगे। खिलाड़ियों की बहस जारी रही, लेकिन अंततः समय समाप्त हो गया। कंप्यूटर ने अगला खिलाड़ी चुना और इस बार केट का नाम सामने आया। जैसे ही वह गोले में गई, उसने खुद को किरण के साथ एक कांच के फर्श पर खड़ा पाया। उनके चारों ओर एक भयानक तूफान चल रहा था। जैसे ही उन्होंने एक कदम बढ़ाया, कांच टूटने लगा। अचानक केट की ओर भागा और दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। उनके पीछे की कांच की जमीन तेजी से टूटने लगी। फिर अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन भी टूट गई और वे सीधे एक अंधेरे रेगिस्तान में जा गिरे। उसी पल उन्होंने एक चट्टान के ऊपर चमकता हुआ त्रिकोण देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे की चट्टानें विशालकाय सांपों में बदलने लगीं, जो उन्हें पीछा करने लगे। वे दोनों दौड़े, लेकिन अचानक उनके सामने एक भयंकर दैत्य आ गया। ये दैत्य असल में किरण के डर का नतीजा था, केट को खोने का डर। किरण ने केट को छिपने को कहा और खुद पत्थर उठाकर दैत्य पर हमला करने लगा। जैसे ही वह दैत्य रोशनी के त्रिकोण के सामने आया, उसकी चमक से उसका शरीर जलने लगा। तभी किरण की नजर दैत्य के गले में लटक रहे दूसरे त्रिकोण पर पड़ी। वह तेजी से दौड़ा, दैत्य की टांग पर चढ़ा और उसके गले से त्रिकोण चुरा लिया। फिर उसने उसी त्रिकोण से रोशनी को मोड़कर दैत्य की ओर भेजा और उसे जलाकर राख कर दिया। इसके बाद उन्हें एक पत्थर दिखाई दिया जिसमें चेहरे उकेरे गए थे और उसकी एक आंख में त्रिकोण लगा था। उन्होंने दैत्य के त्रिकोण को दूसरी आंख में लगा दिया, जिसे अचानक पत्थर हिलने लगा और उनके सामने एक रास्ता खुल गया जो सीधा एक घर की ओर जाता था। जब वे उस घर में पहुंचे, केट ने देखा कि ये वही अनाथालय था।
जहां वह पली बड़ी थी, उसने देखा कि उसकी माँ उसे एक महिला को सौंप कर रही थी। तब यह खुलासा हुआ कि टको इस बात का भी डर था कि उसके माता पिता ने उसे क्यों छोड़ा। किरण ने उसे याद दिलाया कि यह सब वास्तविक नहीं है और उसके माता पिता के फैसले में उसकी कोई गलती नहीं थी। तभी अचानक उनके चारों ओर की सभी चीजें टूटने लगीं और अंत में वे दोनों खुद को गेम मास्टर के सामने खड़े पाए। इसका मतलब था कि अब खेल में सिर्फ एक एक सिविलियन और एक माफिया बचा था। विजेता घोषित करने से ठीक पहले शो में एक ऐड आ गई। गेम मास्टर ने बताया कि कॉन्स्टेंटिन उसके लिए काम करता था और उसने किरण और केट का इस्तेमाल करके इस खेल को खत्म करने का तरीका खोजा था। गेम मास्टर ने कहा कि वे दोनों अभी भी इस सपने में कैद हैं, लेकिन